तो जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आपको साइंस अच्छे ढंग से पढ़ना है तो आप सही जगह हैं। चलिए क्लास 10 के साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, आज उसके हम लोग जो है सो मेन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि मुख्य पॉइंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं वो कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में है। तो चैप्टर का नाम आप सबको पता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब देखो इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। जब एक या अधिक पदार्थ, जिसे हम अभिकारक कहते हैं, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ उत्पाद बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे जो है सो गैस का उत्सर्जन होता है, फिर उसके बाद जो है सो तापमान में परिवर्तन होता है, चेंज इन टेम्परेचर, और फिर रंग में जो है सो परिवर्तन होता है जिसको चेंज इन कलर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। फिर अवक्षेप का निर्माण होता है जिसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है गंध का परिवर्तन। तो ये जो है सो प्रमुख अभिलक्षण दिखाई पड़ते हैं जब कोई अभिक्रिया होती है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन है क्या? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र द्वारा समीकरण जो है लिखा जाता है, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैग्नीशियम का जो है सो जलना, इसके लिए हम लोग एक रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें परमाणुओं की संख्या अभिकारकों तथा उत्पादों में बराबर होती है, उसे हम लोग जो है सो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए कंकाली समीकरण आपको दिया गया है, जैसे Fe+H2O, उसके बाद एरो लगा करके Fe3O4+H2 का निर्माण करता है। दैट मीन आयरन और जब जल की अभिक्रिया होती है तो फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो है जब इसको हम लोग संतुलित करते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं? देखिए यहाँ पे 3Fe+4H2O और फिर Fe3+O4 4H2O। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए हाइड्रो आयरन हमारे पास एक था। ठीक है, अब हाइड्रोजन हमारे पास 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 है, इस रेशियो में है। यहाँ पे जो है सो आयरन 3 है और ऑक्सीजन 4 हो गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन 2 हो गया है। तो कॉमनली हम लोग को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या है कि जो है सो एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे ओ को हम लोग इक्वल करना चाह रहे हैं तो ओ को इक्वल करने के लिए 1/4 का एलसीएम 4 होगा, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आपको यहाँ पे जो है सो सबस्क्रिप्ट के रूप में नीचे नहीं लिखना है, बल्कि इसके फ्रंट में आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई होने का जो है सो परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सो ये भी 4 मल्टीप्लाई हुआ और ये टोटल 8 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। अब इधर में देखिए हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 हो गया। ठीक है, और इधर 8 हो गया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन 4 हो गया। 3 ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 8 हो गया, और इस प्रकार से ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अब हम लोग जो है सो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग क्या क्या जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम लोग इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लकड़ी का दहन होना,
तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो कि एक नया पदार्थ है और यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड वन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा हम लोग को देते हैं। आप इसको जो है सो आप देखिए यहाँ पे एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पर भी इसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उष्मा का जो है सो उत्सर्जन हो रहा है अभिक्रिया के दौरान, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग जो है सो डिकम्पोजिशन या फिर हम लोग इसको जो है सो वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वियोजन, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जब एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक जो है सो सरल पदार्थ या नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे H2O का जो है सो जब इसको विद्युत के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पे क्या है कि H2 प्लस O2 ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसका वियोजन हो जाता है, ये टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अब उसके बाद हमें पढ़ना है थर्ड वन, क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण करके नए यौगिक का निर्माण करता है, तो हम लोग जो है सो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कॉपर सल्फेट की बात करें और यहाँ पे जो आयरन है, तो ये आयरन चूंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर सल्फेट से उसको कॉपर को वो विस्थापित कर देता है और खुद वो जो है सो फेरिक सल्फेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एक तत्व उस दूसरे यौगिक से उसको हटा करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो हम लोग ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन या डाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या है कि ये सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है और बेरियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो सल्फेट जो इसका आयन है, जो बेरियम के साथ जो है सो अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का निर्माण कर ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। ये माइनस आयन और ये प्लस आयन, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक आयन जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं कि वो अपने स्थान को अदला बदली करके अपने यौगिकों के जो आयन है उसको अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए, अब हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो हम लोग इसको जो है सो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? जब ऑक्सीजन का जुड़ना आप ऑक्सीकरण कह सकते हैं, ऑक्सीजन का योग होना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसी प्रकार से जो है सो अपचयन अभिक्रिया, इसको उपचयन, ऑक्सीकरण को आप उपचयन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो, अपचयन क्या है कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, तो इसको हम लोग अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उपचयन होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो अपचयन होता है। देखिए, कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन कॉपर से हट रहा है, ठीक है।
ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये तो हो रहा है अपचयन। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन में जो है सो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। अब उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ में हो तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोगों को क्या जानना है? हाँ, अभिक्रिया में अब देखिए ऊर्जा परिवर्तन, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कि जो हम लोग बिना बुझा हुआ चूना है उसको जब हम लोग जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ऊष्मा भी रिलीज होती है। तो ये एक प्रकार से ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अब ऐसे अभिक्रिया जिसमें जिसको घटित होने के लिए हम लोग खुद से ऊष्मा देंगे, यानी कि वो अभिक्रिया करने के लिए या अभिक्रिया को जो है सो फलीभूत होने के लिए हम लोग खुद उसमें जो है सो ऊष्मा देंगे, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जिसमें एनर्जी लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या है? तो नेक्स्ट में हम लोग जो है सो यहाँ पे पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण और विषाक्तता या विकृत गंधिता, इसको रैंसिडिटी कहते हैं हम लोग। तो संक्षारण कॉरोजन के बारे में जान लेते हैं। तो जब कोई धातु से बनी वस्तु, खास करके लोहा आदि से जो बना हुआ वस्तु है, वो नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। अब खराब होता है तो यहाँ पे क्या है कि ये जो खराब होने की प्रक्रिया है, यही इसी को हम लोग जो है सो संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संक्षारण कहते हैं। ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग कैसे लगता है कि ये पे देखिए आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आया, जल लगा, तो वो जो है सो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है और साथ ही साथ वहां से जो है सो जल वाष्पीकृत भी होता है। तो एक प्रकार से वहां पे जल सॉरी वो जो है सो क्या हो रहा है कि वहां पे संक्षारण हो रही है, उसका जो है सो ह्रास हो रहा है। अब इससे बचने के लिए संक्षारण से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? तो संक्षारण से बचाव के हैं उपाय, जैसे उसमें पेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल का जो है सो लेपन कर सकते हैं उस पर हम लोग। साथ ही साथ हम लोग जो है सो जस्तीकरण कर सकते हैं, जस्तीकरण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लोहे की बनी वस्तु पर हम लोग जिंक का परत चढ़ाएंगे, इसी को हम लोग जो है सो जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है रेंसिडिटी, हम लोग कहते हैं जिसे विषाक्तती। ठीक है, जब वसा या तेल से बनी हुई वस्तु जो है सो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। और ये जो खराब होता है तो इसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, और वो जो गंध आती है जिससे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विकृत गंधिता कहते हैं। अब इससे बचने का कोई उपाय है? बचा सकते हैं उसको? तो हाँ, उसमें जो है सो एंटीऑक्सीडेंट हम लोग मिला सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि चिप्स की थैली में जो है सो वो क्या मिलाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस को मिला दिया जाता है, जिससे कि वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। हवा से दूर रखेंगे तो वस्तु जो तेलीय पदार्थ जल्दी खराब नहीं होगा। और टेम्परेचर पर जो है सो हम लोग कम करके उसको रखेंगे। जैसे हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं तो फ्रिज में डली हुई वस्तु जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है। चलो अब हम लोग जो है सो यहाँ पे क्या है कि समीकरण को संतुलित करना, ये बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, जिससे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए वर्कआउट करना, अभ्यास करना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण जो अभ्यास के लिए आपको आ सकते हैं, सबसे पहले हम लोग नियम समझ लेते हैं। तो यहाँ क्या है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु का जो संख्या है वो दोनों पक्ष में, एक रिएक्टेंट पक्ष और दूसरा प्रोडक्ट पक्ष के दोनों तरफ जो है सो परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। अच्छा, इसमें हम लोग जो है सो कॉफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग गुणांक ऐड कर सकते हैं, बट सबस्क्रिप्ट जो नीचे दिया रहेगा उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसका कोई ये नहीं करना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो H2 प्लस O2 2H2, तो यहाँ पे इसको हम लोग संतुलित करने के लिए देखिए आपके पास क्या है
कि हाइड्रोजन है कितने, 2 है, ठीक है। आपके पास कितना हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर उधर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, सॉरी इसको, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ये 1 है। तो इसका एलसीएम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो विषम दिख रहा है, तो ये दोनों विषम दिख रहा है, इसका एलसीएम करोगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखोगे तो ये 2 2 जब 4 हो चुका है। अब ये हाइड्रोजन अगर 4 हो गया इधर, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन है हमारे पास। बर हाइड्रोजन को आपको 2 मल्टीप्लाई करके इसको 4 बनाना पड़ेगा। जब आप 4 बनाओगे इसको, ठीक है, तो फिर आपका जो है सो इक्वेशन आपका जो है सो क्या होगा, संतुलित हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।